हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम माइनर 9 में जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम फील हुई थी उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम ले रहे हैं सबसे पहले माइनर 9 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पीजीओ वैद्युत क्रिस्टल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पीजीओ वैद्युत क्रिस्टल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान से सुनिएगा कि पीजीओ वैद्युत क्रिस्टल क्या होते हैं। पीजीओ वैद्युत क्रिस्टल, देखिएगा कुछ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर यदि यांत्रिक दाब लगाया जाए, जिन पर यदि यांत्रिक दाब लगाया जाए या यांत्रिक प्रतिबल लगाया जाए, इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल प्रेशर या मैकेनिकल स्ट्रेस। कुछ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर यदि यांत्रिक दाब लगाया जाए या यांत्रिक प्रतिबल लगाया जाए या मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया जाए तो उनकी संरचना में परिवर्तन आने के कारण, उनकी संरचना में परिवर्तन आने के कारण से उनके सिरों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश। इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनको कहा जाता है पीजीओ वैद्युत क्रिस्टल, और आवेश उत्पन्न होने के कारण से वो वैद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं? वैद्युत धारा को। तो चारों विकल्प आप पढ़िएगा। सबसे पहला विकल्प जो दे रखा है वो दे रखा है गर्म करने पर ये विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। नहीं, गर्म करने पर विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, ये गलत कथन है। सेकंड देखिएगा, यांत्रिक प्रतिबल लगाने पर ये विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। तो बिल्कुल ये कथन सही है। ये कथन क्या है? सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर यदि यांत्रिक दाब लगाया जाए या यांत्रिक प्रतिबल लगाया जाए तो उनकी संरचना में परिवर्तन आने के कारण उनके सिरों पर आवेश उत्पन्न होता है और वो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसे क्रिस्टल्स को क्या कहा जाता है? पीजीओ वैद्युत क्रिस्टल कहा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे क्वार्ट्ज, टूरमेलिन, रोसेल लवण आदि। तो आप एग्जाम्पल्स भी याद रख सकते हैं। एक बार वापस से सुन लीजिएगा। कुछ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे क्वार्ट्ज, टूरमेलिन, रोसेल लवण, जिन पर यदि मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया जाए, मैकेनिकल प्रेशर लगाया जाए तो उनकी संरचना में परिवर्तन होने के कारण, उनकी संरचना में परिवर्तन होने के कारण उनके सिरों पर आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनको कहा जाता है पीजीओ वैद्युत क्रिस्टल। तो इस आधार पे अगर हम सही उत्तर देखें तो उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि इसमें लिखा गया है यांत्रिक प्रतिबल लगाने पर ये विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। तो आई होप अब इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा और इसके जो ऑप्शंस, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्यूबिक क्रिस्टल में सममिति के कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? एक क्यूबिक क्रिस्टल में सममिति के कुल तत्वों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो आप याद रखिएगा कि एक जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें अगर नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। कितने होते हैं? 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जिनको हम कुछ इस प्रकार से डिवाइड करेंगे 1 + 13 + 9। 1 + 13 हो गया 14, 14 + 9 हो गया 23। अब आपको याद रखना है कि जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें एक तो होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक तो होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक तो क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। आप याद रखिएगा एक क्यूबिक क्रिस्टल में सममिति के कुल तत्वों की संख्या
23 होती है, जिनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 + 13 + 9। एक तो क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे COS। 13 होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 13 क्या होती है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा, तो वहां से ही आप इसका आइडिया लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बता रहा हूं कि नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स कितने हैं? 1 + 13 + 9 कितने हो गए बताओ? 23 हो गए, जिसमें 1 तो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, 13 है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 9 है प्लेन ऑफ सिमेट्री। 9 क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। डायरेक्टली याद कीजिएगा, 9 क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अब अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, किसकी बात करें? एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो इसमें कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें C2 होती है, क्यूबिक क्रिस्टल में C2 होती है, C3 होती है और C4 होती है। C2 होती है, C3 होती है और C4 होती है। याद रखिएगा इसमें 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 वाली होती है, 6 C2 होती है, 4 C3 होती है और 3 C4 होती है। तो 6 + 4 10, 10 + 3 कितना हो गया बताओ? 13। ठीक है, तो बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी है? 1 है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है? 13 है। 13 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, C2, C3 और C4। 6 C2 होती है, 4 C3 होती है और 3 क्या होती है? C4 होती है। अगर हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी 2 प्रकार के प्लेन इसके अंदर पाए जाते हैं। आप याद रखिएगा, इसमें 2 प्रकार के प्लेन होते हैं। एक को कहा जाता है रेक्टेंगुलर प्लेन, एक को कहते हैं डायगोनल प्लेन। एक को कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन, एक तो रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं इसके अंदर और एक होते हैं डायगोनल प्लेन। प्लेन 2 प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन, डायगोनल प्लेन। रेक्टेंगुलर प्लेन को मैं लिख रहा हूं आरपी, आरपी, और डायगोनल प्लेन को मैं लिख रहा हूं डीपी। याद कर लीजिएगा इसको आप, क्योंकि एग्जाम आपके अब सर के ऊपर है, तो डायरेक्ट उत्तर याद कीजिएगा। रेक्टेंगुलर प्लेन इसके अंदर होते हैं 3 और डायगोनल प्लेन होते हैं इसके अंदर 6। 3 + 6 कितना हो गया बताओ? 3 + 6 हो गया 9। कितना हो गया बताओ? 9 हो गया, है ना। तो अब देखिएगा, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पूछे आपसे अगर, तो आप उत्तर दीजिएगा 23। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 23। ठीक है, अब आपको इसके अलग अलग पार्ट भी पूछ सकता है एग्जाम में कि सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, आपसे पूछे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, तो आप याद रख लीजिएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है 13। कितनी होती है? 13 होती है। अब 13 को भी 3 पार्ट में आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? C2, C3, C4, C2, C3, C4, 6 C2, 4 C3 एंड 3 C4। 6 4 10, 10 और 4 10 और 3 13। तो बताओ 13 क्या हो गई? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक क्या हो गया? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब आप याद कीजिएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको 2 पार्ट में हमने, 2 प्रकार के प्लेन इसके अंदर होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन और डायगोनल प्लेन। रेक्टेंगुलर प्लेन कितने होते हैं बताओ? 3 होते हैं और डायगोनल प्लेन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 1 13 एंड ये कितना हो गया? 9। टोटल कितना आ रहा है बताओ? 23। तो डायरेक्ट याद कीजिएगा कि एक क्यूबिक क्रिस्टल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी, एक क्यूबिक क्रिस्टल में एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो 9 होते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं? 13 होते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री 1। तो टोटल कितना होता है इनका? 23 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट याद कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर आपको उत्तर याद है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री याद कीजिएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी बताई मैंने आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री बताई मैंने आपको 9, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 13 होती है। 13 में 3 प्रकार की होती है, 6 C2 होती है, 4 C3 होती है, 3 C4 होती है। तो बहुत इजी सा है, आप इसको डायरेक्टली क्या करेंगे? याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 माइनर 9 का, इसमें भी आपको प्रॉब्लम फील हुई थी, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा।
परमाणुओं की परतों को AB डैश 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 पैटर्न में सघन रूप से पैक करने पर या पैक करके एक एकक कोशिका प्राप्त की जाती है। तो याद कीजिएगा, जब हम क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं तो AB प्रकार का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये बात कर रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। किसकी बात कर रहा है ये? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? HCP। इस एकक कोशिका में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की कुल संख्या क्रमशः है। मतलब आपसे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पूछ रहा है और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पूछ रहा है। तो हमने पढ़ रखा है, हम जानते हैं कि किसी भी क्लोज पैकिंग में अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स अगर n हो, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होती है वो n के बराबर होती है और टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होती है वो 2n के बराबर होती है। तो क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करें तो क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स अगर किसी क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स अगर n हो तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स n होती है और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इसकी जस्ट डबल होती है। ऐसा हम पढ़ चुके हैं, आपने भी इसको पढ़ा होगा। किसी निबिड़ संकुलन में, किसी क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स अगर n हो तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या उसकी जस्ट क्या होती है? डबल होती है। अगर हमें यहां पर यह पता चल जाए कि HCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमने पढ़ा है, जैसे हम पढ़ते हैं कि SCC में नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है, BCC में नंबर ऑफ एटम्स 2 होता है और FCC की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। वैसे ही हमें अगर ये पता चल जाए कि HCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं तो आप डायरेक्टली इसको याद कीजिएगा। अगर हम HCP की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6। याद कीजिएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो यूनिट सेल होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स है ना वो 6 होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होगी? 6 और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होगी? 12। तो ये पहले टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात कर रहा है, फिर अष्टफलकीय की बात कर रहा है, मतलब ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है। तो बताओ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होगी? 12 और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होगी? 6। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट ऑप्शन में 6 12 दे रखा है तो 6 तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है, लेकिन ये पहले पूछ रहा है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, इसकी वजह से पहला आंसर नहीं होगा, दूसरा तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर हम बात करें कि सर इसमें HCP में 6 एटम्स कैसे होते हैं तो इसके लिए आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। स्ट्रक्चर हम इसका कैसे बनाते हैं? कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। HCP का स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है, ये देखिएगा, ये कॉर्नर्स है। आपको याद रखना है HCP का जो कॉर्नर होता है वो 6 यूनिट सेल में कॉमन होता है। HCP का जो कॉर्नर होता है वो 6 यूनिट सेल में क्या होता है? कॉमन होता है। ये कॉर्नर है ना 6 यूनिट सेल में क्या होता है? कॉमन होता है, जिस वजह से इस कॉर्नर पर जो एटम होता है उस एटम का 1/6 ही इस यूनिट सेल को मिल पाता है। ठीक है, अभी पूरी स्ट्रक्चर नहीं बनी है, इस प्रकार से हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं, बाकी आपको याद ही रखना पड़ेगा, है ना।
निकाल के थोड़े देखोगे, वो भी तो याद ही करते हैं ना अपन। 1 2 4 एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, एचसीपी में याद कीजिएगा 6 होता है। कैसे होता है उसका आइडिया मैं जस्ट आपको देना चाहता हूं, जहां तक पॉसिबल होता है वहां तक बताने की रहती है। तो आप इसको देखिएगा एक बार। देखो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। कुल कोनों की संख्या एचसीपी में कितने होते हैं, 12 होते हैं। और एक कॉर्नर पर जो एटम रखा होता है उसका 1/6 पार्ट ही उस यूनिट सेल में आ पाता है। तो अगर कॉर्नर से हम नंबर ऑफ एटम्स देखें तो कितने आएंगे अपने पास में, बताओ। कितना पार्ट मिलता है कोने पर, याद रखना है 1/6। कुल कोनों की संख्या कितनी है, 12। ठीक है। उसके बाद में ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, इस फेस पर ये जो एटम होता है ना, इस एटम का 1/2 पार्ट है ना। ये फेस है तो यहाँ पर एटम रखा हुआ है, तो इसका कितना पार्ट यूनिट सेल में आएगा। फेस पर आपको पता है, फेस के सेंटर पे जो एटम रखा होता है उसका 1/2 पार्ट हमें मिलता है। तो 1/2 इंटू बाई, बताओ कितने यहाँ पर ऐसे एटम्स हैं, 2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। प्लस अब आप देख रहे हैं ये जो 3 एटम्स हैं, ये जो 3 एटम्स है ना, इसको अपन ऐसे आगे ड्रॉ करते हैं। आपको याद है ये एक यूनिट सेल बन गई है। ठीक है। ये जो 3 एटम्स होते हैं, ये 3 एटम्स इसी यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये 3 एटम्स इसी यूनिट सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ऐसे, है ना। ये 3 एटम्स इसी में होते हैं, मतलब ये तीनों के तीनों इसी के हैं। तो 3 और जोड़ दो, तो 12/6 कितना हो गया, 2। 2/1, 2/2 कितना हो गया, 1। 2 और 1 3, 3 ये हो गए। बताओ टोटल कितने हो गए, 6। तो आप इसको डायरेक्टली याद करेंगे, है ना। फेस से 1/2 मिलता है, कॉर्नर पर 1/6 मिलता है, 1/6 इंटू 12, और फेस पर 1/2 इंटू 2 प्लस 3, टोटल कितने हो गए बताओ, 6 हो गए। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n। नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड्स कितनी होगी, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6, ऑक्टाइडल वर्ड्स कितनी होगी 6, और टेट्राइडल वर्ड्स कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित संरचना वाले ठोस के लिए बिंदु बी की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो समन्वय संख्या का मतलब हो गया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। और क्लोज पैकिंग में अगर हम बात करें तो समन्वय संख्या का मतलब होता है कि किसी क्लोज पैकिंग में एक पार्टिकल अन्य कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, उसे हम उसकी क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब ये जो डायग्राम आपको दे रखा है इसको ध्यान से देखो। इसमें क्यूब बना रखा है, क्यूब में एक तो कोनों पर कण रखे हुए हैं, पार्टिकल्स कहाँ पे रखे हुए हैं, कोनों पर। ये देखो ये कोनों पर कण रखे हुए हैं। ठीक है। एक तो कोनों पर कण रखे हुए हैं, पार्टिकल्स कहाँ पे रखे हुए हैं, कोनों पर। एक कहाँ पे रखे हुए हैं, फेस के सेंटर पे रखे हुए हैं। ये देखो फेस का सेंटर, 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 और ये फेस का सेंटर। ठीक है। और पार्टिकल्स कहाँ हैं, किनारों के केंद्र पर। किनारों के केंद्र पर भी पार्टिकल्स रखे हुए हैं। देखो ये रहे, ये किनारे का केंद्र बिंदु, इस किनारे का केंद्र बिंदु ये रहा, इस किनारे का केंद्र बिंदु ये रहा, इस किनारे का केंद्र बिंदु ये रहा, है ना। किनारों के केंद्र पर भी कण रखे हुए हैं, ये रहे देखो। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित संरचना वाले ठोस के लिए बिंदु बी की समन्वय संख्या कितनी होगी। तो बिंदु बी ये रहा, है ना। ये जो एज के सेंटर पे है ना, इसकी समन्वय संख्या आपसे पूछ रहा है। तो इसको देखो कौन कौन से पार्टिकल्स टच करेंगे, ध्यान से देखो। एक तो ये वाला पार्टिकल टच करेगा, मैं बोल्ड कर देता हूं, उनको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, सही है। एक तो ये रहा, एक ये वाला पार्टिकल टच करेगा, 2 हो गए। समझ में आ रही है, एक और एक, 2। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो एज है ना, इस एज से जो फेस बन रहा है, ये वाला फेस ना, इस फेस की बात कर रहा हूं, इस फेस की। इस फेस पर बताओ, इस फेस के सेंटर पे पार्टिकल है कि नहीं है, इस फेस के सेंटर पे पार्टिकल है कि नहीं है। ये रहा देखो, इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये रहा। बोलो है कि नहीं है। तो अगर
इस फेस के सेंटर पे पार्टिकल, तो इसके जो नीचे यूनिट सेल होगी उसका फेस यहाँ पर जो होगा उसके यहाँ पर भी एक पार्टिकल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अभी तक कितने पार्टिकल्स हो चुके हैं? 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एज अभी अपन ने बनाया ना, ये वाला, इस एज से इसके बेस में जो फलक बन रहा है, फेस बन रहा है, उस फेस के सेंटर पे बताओ ये वाला पार्टिकल है कि नहीं? उसको ग्रीन पेन से मैं शो कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हो गया, देखो 1 1 इसको दिया था ना अपने, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 5 नंबर का हो गया। ये कितने का हो गया? 5 का। अब ये जो बेस है ना, ये वाला जो बेस है, इसके इधर जो वाला जो क्यूब होगा, उसके ऊपर वाला जो फेस होगा उसका ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है कैमरे में आपको थोड़ा दिक्कत हो समझने में, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो बताओ एज पर जो पार्टिकल होता है ना, वो पार्टिकल 6 पार्टिकल से घिरा हुआ रहता है, मतलब उसको 6 पार्टिकल्स क्या करते हैं? टच करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनती है। आपने पढ़ा होगा एज के सेंटर पे कौन सी वॉइड होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। तो बताइएगा यहाँ पर टोटल कितने पार्टिकल्स हुए बताओ? 6 हो गए। देखो 1 2 सही है। कौन कौन से हो गए? देखो 1 2। ठीक है, उसके बाद में देखो ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर 3, ये क्या हो गया? 4, ये 5 और ये वाला भी मैं ग्रीन ही कर देता हूँ, ये रहा। ये बताओ ये कितने नंबर का हो गया? 6 का। तो एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है और यहाँ पर है ना 6 पार्टिकल्स इस पार्टिकल को क्या करते हैं? टच करते हैं। तो याद रखिएगा उत्तर इसका हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया था आपसे कि सभी 14 प्रकार की ब्रेविस जालक इकाई कोशिकाओं में काय केंद्रित इकाई कोशिकाओं के लिए सही विकल्प क्या है? इकाई कोशिकाओं की संख्या के लिए सही विकल्प आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। टेबल में हम क्या पढ़ते हैं? क्रिस्टल सिस्टम के टाइप्स की जो टेबल है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो क्रिस्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा? क्रिस्टल सिस्टम्स 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। 7 प्रकार के क्या होते हैं? क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जिसमें 14 प्रकार के ब्रेवाइस लेटिस पाए जाते हैं, ब्रेवे जालक पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से ब्रेवे जालक होते हैं? देखो ब्रेवे जालक की हम बात करें, ब्रेवे जालक, ब्रेवे जालक कौन कौन से होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। इसमें 3 ब्रेवे जालक होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। तो इसके लिए हम कोड नंबर याद रखते हैं 3। इसका मतलब इसमें 3 प्रकार के ब्रेविलेटिस प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है टेट्रागोनल, इसमें 2 प्रकार के ब्रेविलेटिस होते हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक, इसके लिए कोड नंबर याद रखते हैं 2। इसमें 4 प्रकार के, सबसे ज्यादा प्रकार के ब्रेविलेटिस ऑर्थोरोम्बिक में पाए जाते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में एक ही होता है, इसके लिए हम कोड नंबर याद रखते हैं 4। इसमें एक ही होता है, कौन सा बताओ? इसमें एक होता है जिसका नाम है सिंपल, इसका कोड नंबर हम याद रखते हैं 1। हेक्सागोनल की बात करें तो इसमें भी एक ही ब्रेविलेटिस होता है और इसके लिए हम कोड नंबर याद रखते हैं 1। 1 का मतलब है इसमें एक ब्रेविलेटिस है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड सेंटर्ड, और इसमें भी एक प्रकार का होता है। इसके लिए हम कोड नंबर याद रखते हैं 2 और इसमें एक होता है, कौन सा बताओ? सिंपल। अब आपको ये पूछ रहा है कि सभी 14 प्रकार की ब्रेविलेटिस, ये 14 प्रकार के ब्रेविलेटिस हो गए, आप इनको काउंट कर सकते हैं
3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 3 कितने हो गए बताओ? 14 हो गए। तो ये 14 प्रकार के क्या होते हैं? ब्रेविस लेटिस होते हैं या ब्रेविस जालक होते हैं ना। क्या कहा जाता है इनको? ब्रेवे जालक या ब्रेविस जालक कहा जाता है। अगर हम बात करें इनकी, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि काय केंद्रित इकाई कोशिकाओं की संख्या। तो काय केंद्रित इकाई कोशिकाओं का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहाँ कहाँ पे आई? ध्यान से देखो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आई एक तो यहाँ पर एक यहाँ पे आई 2 और एक यहाँ पे आई 3। आगे कहीं पर भी देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं है। इसका मतलब 14 प्रकार के जो ब्रेवे लेटिस है, 14 प्रकार के जो ब्रेवे लेटिस है, उनमें कितनी बार बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आती है? तो बताओ 1 2 और 3। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, है ना। 3 7 5 2 में कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 25 नंबर का क्वेश्चन है। पढ़िएगा क्वेश्चन को। निकल ऑक्साइड के क्रिस्टल में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होने पर उसका फॉर्मूला Ni 0.98O होता है। क्रिस्टल में Ni+2 व Ni+3 आयन, Ni+2 व Ni+3 आयन होते हैं। क्रिस्टल में Ni+2 आयन की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछी है। क्रिस्टल में Ni+2 आयन के रूप में मौजूद निकल का हिस्सा कितना होगा? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निकल ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है प्रकृति में जो पाया जाता है वो इस प्रकार से होता है Ni 0.98O। इसमें कह रहा है कि कितना निकल +2 है। इसमें निकल +2 भी होता है और निकल +3 भी होता है ना। कुछ निकल बाहर निकल जाता है +2 वाला, उसकी जगह कुछ निकल अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा करके निकल +3 में आ जाते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना निकल +2 प्रेजेंट है। वापस से सुन लीजिएगा, निकल ऑक्साइड के क्रिस्टल में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होने पर उसका जो फॉर्मूला होता है वो Ni 0.98 हो जाता है, जिसमें निकल +2 भी है और निकल +3 भी है ना। कुछ निकल बाहर निकला है +2 वाला, और जो बाकी के निकल थे उनमें से कुछ ने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा करके क्या कर लिया? +3 कर लिया। ऐसा ही तो हम पढ़ते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में क्या होता है? कोई मेटल बाहर निकल जाती है, कोई मेटल बाहर निकल जाती है और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए जो बाकी के निकल होते हैं वो अपने ऑक्सीजन नंबर को क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर निकल जो है वो +2 में भी है और +3 में भी है। तो जो +2 और +3 वाला निकल है ना, उसमें से कितना निकल +2 वाला है ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो पहले तो आप इस फॉर्मूले का मतलब समझिएगा। इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि 98% तो निकल है और 100% क्या है? ऑक्सीजन। तो 2% निकल क्या हुआ है? कम। जो 2% निकल कम हुआ है ना, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए जो बाकी के निकल थे उन्होंने अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को +2 से क्या किया है? +3 किया है। कुछ निकल ने अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को +2 से क्या किया है? +3 किया है। तो +2 का कितना हिस्सा मौजूद है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे कि मान लेंगे कि माना निकल +2 आयनों की संख्या वो x है। निकल +2 आयनों की संख्या कितनी है? x। अब ये कह रहा है कि निकल +2 और निकल +3 मिलकर के कितना है? 98% है। तो बताओ, अगर निकल +2 x है तो निकल +3 आयनों की संख्या कितनी होगी? 98 माइनस x होगी। ठीक है, बाकी इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। अब हम जानते हैं कि ये जो क्रिस्टल है ना वो उदासीन है, क्योंकि कुछ निकल बाहर निकला होगा तो कुछ निकल ने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाया होगा। तो चार्ज अभी भी कितना है? 0 है। तो हम क्या करेंगे? सबका जो चार्ज है वो जोड़ लेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले निकल +2 का चार्ज देखो कितना होगा? 2। तो एक निकल पे +2 है तो x निकल पे कितना होगा? 2x। सही है। एक निकल +2 पे +2 चार्ज है तो x निकल पे कितना होगा? 2x होगा। एक निकल +3 पे +3 चार्ज है तो 98 माइनस x निकल +3 पे चार्ज कितना होगा? 3 इंटू 98 माइनस x। सही है। उसके बाद में देखो, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? एक ऑक्सीजन पे होता है -2। तो यहाँ पे 100% ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं, तो बताओ 100% पे कितना होगा? -200। इसको किसके बराबर कर दो? 0 के। सॉल्व करेंगे, सही है।
ये -3x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ x, और ये 294 से 200 गया, कितना बचा बताओ 94। तो निकल +2 की जो संख्या आई है ना वो कितनी आई है बताओ 94। तो हम इधर लिख लेते हैं निकल +2 की संख्या आ गई। x किसको माना था अपन ने, निकल +2 को माना था, कितनी आई बताओ 94। तो बताओ निकल +3 कितना होगा, निकल +3 होगा 4। अब आपसे है ना, सॉरी 4% नहीं 4 है ना, ये संख्या आई है। अभी आपसे पूछ रहा है कि इसका मौजूद हिस्सा कितना है, इसका वाला परसेंटेज पूछना चाह रहा है। हालांकि बिना परसेंटेज वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है ना। 0.96 है, अगर परसेंटेज में होता तो 96 होता या 0.04 होता या 50 होता। तो कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ निकल पूछा है ना, निकल +2 पूछा है, सॉरी। तो निकल +2 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, निकल +2 की संख्या कितनी है 4, कुल निकल बोलो 94 + 4 कितना हो गया 98, गुणा क्या हो गया बताओ 100। सही है, इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा 100 से गुणा करोगे तब तो आएगा 96%, और 100 से गुणा नहीं करते हो तो आएगा 0.96। तो ये अगला है ना 100 से गुणा नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2, है ना। लगभग आया है, लगभग है ना 95 पॉइंट कुछ आता है इसका, तो लगभग वो कितना हो जाता है 96 हो जाता है। तो अगर निकल +3 की पूछे परसेंटेज तो आपको क्या करना है 98 बाई निकल +2 कितना आया बताओ, निकल सॉरी निकल +3 कितना आया, निकल +2 तो आया 94, निकल +3 कितना आएगा, निकल +3 कितना आया 4, तो 4 बटा क्या करना है 98 करना है ना। निकल +3 की अगर पूछे तो निकल +3 कितना होगा बताओ, निकल +3 की संख्या कितनी है 4, और बटा क्या करोगे 98, इसको किससे गुणा कर देना 100 से, वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसने निकल +2 पूछा है, तो निकल +2 की संख्या 94 बटा 98 गुणा 100, और निकल +3 पूछता तो निकल +3 है ना, टोटल निकल 98 है, तो निकल +3 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 बटा क्या करते हैं आप 98। नेक्स्ट देखो, ये है 43 नंबर का क्वेश्चन। नाइट्रोफिनॉल के ऑर्थो व पैरा समाविवियों को भाप आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन दे रखा है पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जल विलेय है, जल में विलेय है। तो ये कथन गलत है, क्यों, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है ना उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, इसलिए वाटर में लेस सोल्यूबल होता है। कौन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल वाटर में क्या होता है मोर सोल्यूबल। तो ये कथन क्या है गलत है। दूसरा देखो, पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील है, ये कथन भी गलत है। क्यों, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है ना उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो इस प्रकार से, ये कौन सी है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये कौन सी है इंट्रामोलिकुलर। अब ये क्या कह रहा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील है। तो ये कथन गलत क्यों है सर, तो ध्यान से सुनो। पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिस वजह से जब इसकी वेपर बन रही होगी तो ये इसको नीचे से खींचेगा, है ना, क्योंकि दो अलग अलग अणु हैं, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है। तो जब इसकी वेपर बनेगी तो इस ये नीचे वाला जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके ऊपर क्या लगाएगा अट्रैक्शन लगाएगा। तो जब ये जा रहा होगा तो नीचे वाला अणु उसको नीचे से खींचेगा, इसकी वजह से वेपर कम बन पाएगी, और वेपर कम बन पाएगी तो जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो पैरा जो नाइट्रोफिनॉल है उसकी वेपर क्या बनेगी बताओ कम बनेगी। इसका मतलब ये कम वाष्पशील है। कौन, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करें इसकी वेपर कम बन रही है ना, क्यों, क्योंकि जब इसकी वेपर बनेगी तो इसको नीचे से खींचेगा तो वेपर कम बन पाएगी, और इसकी वेपर क्या बनेगी ज्यादा, क्योंकि इसके नीचे जो अणु होगा उसमें खुद में है ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
इसमें इंट्रामोलिकुलर, इसमें इंट्रामोलिकुलर, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो जब इसकी वेपर बन रही होगी तो इसके ऊपर अट्रैक्शन ये नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो कम लगाएगा, क्योंकि वांडर वाला अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अट्रैक्शन है क्या? नहीं, तो इसकी वेपर इजीली बनेगी। इसका मतलब ये अधिक वाष्पशील हो गया और ये कम वाष्पशील हो गया। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अधिक वाष्पशील हो गया और ये क्या हो गया? कम वाष्पशील। जबकि ये कह रहा है पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील, कम नहीं है, ज्यादा है। क्या है? ज्यादा, क्योंकि इसकी वेपर आसानी से बनेगी। बात समझ गए होंगे। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भाप वाष्पशील है, तो बिल्कुल सही बात है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भाप वाष्पशील होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इनकी वेपर आसानी से बनती है और ये भाप के साथ उड़ जाता है, भाप के साथ उड़ जाता है। इस वजह से हम इन दोनों के मिश्रण को भाप आसवन विधि द्वारा सेपरेट करते हैं। वापिस से सुन लो एक बार। जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से वेपर कम बन पाती है, क्योंकि जब वेपर बनेगी तो एक अणु दूसरे अणु को नीचे से खींचेगा। सही बात है। अगर हम बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की जब वेपर बन रही होगी तो नीचे वाला अणु उसको नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसकी वेपर ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो ये ज्यादा वाष्पशील हो गया और ये कम वाष्पशील हो गया, जबकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भाप वाष्पशील, बिल्कुल ही भाप वाष्पशील है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी वेपर इजीली बनेगी, और वेपर इजीली बनेगी तो ये भाप के साथ उड़ जाएगा, और भाप के साथ उड़ेगा तो दोनों का सेपरेशन अपन भापीय आसवन विधि के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये 4-5 क्वेश्चंस थे जिनमें प्रॉब्लम फील हुई। बाकी क्वेश्चंस आसान थे इस पेपर के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।